हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो आज की जो क्लास है ये हमारी रिकॉर्डेड है, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट एंड ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन इशू आज हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए क्लास रिकॉर्डेड होगी एंड क्योंकि देखो हमें भी नहीं पता था, है ना, कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। पता होता तो हम पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, तो इसीलिए टाइम पे आज क्लास नहीं आ पाएगी, बट पूरी कोशिश है कि 8:30 तक आपको ये क्लास मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये आज का लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 हमारा बहुत बेसिक था, जिसमें हमने बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा, है ना, बेसिक चीजें पढ़ी। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स स्कोप में कि दैट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके साथ डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, मतलब जो चीज बल्क में प्रेजेंट होती है ये उसके साथ डील करता है। तो आज हम बस वही टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, मतलब वहीं से शुरुआत करेंगे, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में किसके बारे में बात करते हैं? बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे हम कभी भी 1 मोल, मान लो वाटर है हमारे पास, तो कभी भी ना हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मोल वाटर की एग्जिस्टेंस हमारे लिए है ही नहीं, है ना, हम तो उसको देख ही नहीं सकते। एक बूंद अगर पानी के बारे में भी हम बात करें, ठीक है, एक बूंद अगर पानी के बारे में भी हम बात करते हैं तो उसमें भी मिलियंस ऑफ H2O प्रेजेंट होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, H2O के मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मोल की कीमत हमारे लिए तो है ही नहीं ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बल्क को। ऐसी चीज जो बिल्कुल बल्क में प्रेजेंट हो, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में हमको बताता है, ठीक है। So something in large quantity or amount. So bulk property क्या है? All the properties that depend on the bulk or huge large amount of matter. तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करती है? लार्ज अमाउंट पे, जैसे डेंसिटी, ठीक है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। अब बात इतनी ही नहीं रुकती है, फर्दर हम इसको और क्लासिफाई करेंगे। एंड अब जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि फर्दर जब हम इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करेंगे तो आता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है, आता है हमारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सटेंसिव क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव वो होता है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव क्या होता है? जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करे, जो चीज मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। एंड इंटेंसिव क्या होता है? जो मैटर की क्वांटिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, मैटर की क्वांटिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव बोलते हैं। सो व्हाट इज एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव है प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, ठीक। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये माउस, तो इस माउस का मास कुछ ना कुछ होगा, है ना, इस माउस का मास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं, तो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो इसका मास कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या है, जो मास टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे वॉल्यूम के बारे में बात करें तो मेरे पास अभी इस बोतल में इतना पानी है ना, और आधा पानी मैं पी लूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी पे, मैटर की क्वांटिटी पे ये भी डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, एनर्जी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? तो ये सारी की सारी चीजें मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? दी प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि मास, वॉल्यूम, मोल्स, हीट कैपेसिटी, ठीक है, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी,
लेंथ, वर्क डन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ना आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना, समझना पड़ेगा कि क्यों एक्सटेंसिव है। ये समझ में आया? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं। क्वांटिटी कम तो ये सारी चीजें भी कम, क्वांटिटी ज्यादा तो ये सारी चीजें भी ज्यादा। तो ऐसी चीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज यहाँ पे लिखी गई है सबके सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज यहाँ पे लिखी गई है सबके सब कैसी प्रॉपर्टी है? तो सबके सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव, जिसको क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंटेंसिव में क्या है? जिसको क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे? आप जिस रूम में हो, है ना, उस रूम में आप कहीं पे भी बैठ जाओ, हर जगह टेम्परेचर कैसा होगा? कम ही रहेगा। ठीक है, मान लो आपने एक पतीला भर के पानी गर्म किया, ठीक है, और उसमें से आपने 1 चम्मच पानी निकाल लिया, क्वांटिटी कम कर दी। 1 चम्मच पानी की क्वांटिटी, एक पतीले भर के पानी की क्वांटिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आप 1 चम्मच पानी का टेम्परेचर चेक करो और उस पतीले भर पानी का टेम्परेचर चेक करो, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा ना। दैट मीन्स टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ठीक है, मैटर की क्वांटिटी पे ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कैसे डिपेंड नहीं करता? प्रेशर के बारे में बात करते हैं, जैसे हम, ठीक है, अगर किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है ना, कोई बहुत पतला है या फिर कोई बहुत मोटा है ना, तो बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूं, तो समझो सबके ऊपर इक्वल प्रेशर पड़ रहा है ना, सबके ऊपर इक्वल प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, कौन पतला है कौन मोटा है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो प्रेशर तो सब पे बराबर ही पड़ रहा है, तो ये कैसा प्रॉपर्टी हो गया? जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आ गया समझ में? सो प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, properties that do not depend on the quantity of the matter, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। किसके एग्जाम्पल है ये सारे के सारे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, स्टार बना के आप इसको यहाँ पे लिखोगे, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलवेज गिव अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं ईएमएफ के बारे में, देखो एग्जाम्पल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम ईएमएफ टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम ईएमएफ टर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो ईएमएफ इज W अपॉन Q, ठीक है, वर्क अपॉन हीट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये भी एक्सटेंसिव है एंड ये भी एक्सटेंसिव है, लेकिन अब इन दोनों का रेशियो देखो, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, जब एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का रेशियो हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इंटेंसिव। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा इंटेंसिव बन जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबको देख लेते हैं। ईएमएफ पता चल गया, जैसे कि मोलर एंथैल्पी है, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। चलो इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। हमें पता है कि मास अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम हमने पढ़ा है एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि डेंसिटी क्या है, तब आप एक्सटेंसिव बोल देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तब अगर आप एक्सटेंसिव बोल देते हो तब आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का जो रेशियो है वो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। ठीक है, तब क्या बन जाएगा, ये इंटेंसिव बन जाएगा। ठीक है, मोलर एंट्रोपी, या फिर देखो अभी तो इन टर्म्स के बारे में हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, बट मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे के सारे क्या है, इंटेंसिव है। ये तो हमने पढ़ा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में। ये भी हमारा एक्सटेंसिव है, ये भी हमारा एक्सटेंसिव है, तो ये बन जाएगा इंटेंसिव। फिर मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा, केजी यानी कि मास। दोनों की दोनों चीजें क्या है, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, क्या बन जाएंगे, इंटेंसिव। ठीक है, क्या बन जाएंगे, इंटेंसिव। ठीक है, नॉर्मैलिटी इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन लीटर, नॉर्मैलिटी इक्विवेलेंट मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन लीटर। तो मोल्स अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इंटेंसिव। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, क्या ये चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आई है, ये बता दो। क्या ये चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आई कि कौन सी चीज क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, कौन सी चीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होता है, जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो इंटेंसिव होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। ये तीनों चीजें क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। तो सबसे पहले सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जिस पे भी वर्क हो रहा होता है, ठीक है, जिस पे भी वर्क हो रहा होता है, जैसे भी मैं पढ़ा रही हूं, है ना, तो अभी मैं किस पे देख के पढ़ा रही हूँ, कैमरे पे देख के पढ़ा रही हूँ, तो मैं और मेरा कैमरा क्या हो जाएंगे, हम सिस्टम है ना। या फिर अगर मैं अभी फोन चला रही हूँ तो मैं और मेरा फोन क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे। या फिर मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मैं और मेरी किताब क्या हो जाएंगी, ये सिस्टम हो जाएंगी। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आसपास की चीजें हैं, वो सब के सब मेरे लिए सराउंडिंग हो जाएंगी। तो जिस भी कंडीशन पे काम हो रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है कि उस सिस्टम का, ठीक है, उस सिस्टम के स्टेट के बारे में बात करते हैं, उसके फेज के बारे में बात करते हैं, उसके प्रेशर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वो सब क्या है, वो एक स्टेट है सिस्टम का। ठीक है, कि किस स्टेट में वो सिस्टम प्रेजेंट है, राइट, किस स्टेट में वो सिस्टम प्रेजेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ सिस्टम क्या है, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन क्या है, ठीक है, सिस्टम की कंडीशन क्या है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या उसका प्रेशर है, क्या उसका वॉल्यूम है, दिस इज द स्टेट। उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, राइट। समझ में आ रहा है, तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम समझ में आ गया। नाउ अब हम समझते हैं कि यहां पे स्टेट फंक्शन क्या होता है एंड स्टेट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है एंड स्टेट वेरिएबल क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज दैट मेक अस टू स्टडी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, जो स्टेट है एक सिस्टम का, ठीक है, एक सिस्टम का जो स्टेट है, जब हम उसको मेजर कर पाए, वो जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं ना, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्टेट वेरिएबल कहते हैं, राइट। समझ में आ गया, क्या कहते हैं उसको हम, स्टेट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर, अभी समझ में आएगा, तीनों चीजें समझनी है हमको। स्टेट ऑफ अ सिस्टम समझ में आ गया, स्टेट वेरिएबल क्या है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जो मेजरेबल, जो चीजें मेजर की जा सकती हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। जो चीजें मेजर की जा सकती हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि दीज आर दी स्टेट वेरिएबल। ये क्या हो जाएंगे, स्टेट वेरिएबल है।
एक सिस्टम के लिए ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज द स्टेट वेरिएबल। अब देखो, स्टेट वेरिएबल ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। स्टेट वेरिएबल को पाथ से मतलब नहीं है, जैसे भी मैंने बताया ना कि वॉल्यूम तो था ही, अभी इस बॉटल में इतना वॉल्यूम है, ठीक है, और अभी मैं इसको पी जाऊं, चलो पी जाते हैं, ठीक है, रुको। तो अब मैं इस पानी को पी गई हूं, ठीक है, क्या इसका वॉल्यूम कम हुआ? क्या इसका वॉल्यूम कम होगा? ऑफ कोर्स मैंने पानी पिया है तो मुझे पता है ना कि इसका वॉल्यूम कम होगा ही, है ना। तो पहले कितना वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम है, सिर्फ उस पे बात की जाएगी। क्या मैंने इसके पानी को पी लिया, क्या मैंने इसके पानी को फेंक दिया, क्या मैंने इसके पानी को किसी को दे दिया, या फिर कुछ भी किया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है ना। इससे स्टेट वेरिएबल को कोई मतलब नहीं है। स्टेट वेरिएबल को मतलब ये कि पहले कितना वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम है, बाकी बीच का बचा हुआ पानी कहाँ गया, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो स्टेट वेरिएबल ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ ये इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, बाकी किसी से इसको एज सच कोई लेना देना नहीं है। चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, ध्यान देना, PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इज PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P इज प्रेशर, लिख लो, P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, T जो है वो टेम्परेचर है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना। वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन है। तो ये चीज, ये कंडीशन है ना, एक रिएक्शन की कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये एक रिएक्शन की कंडीशन है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे स्टेट वेरिएबल, राइट, ये हमारे हो जाएंगे स्टेट वेरिएबल जिनको हमने मेजर कर लिया। अब मान लो मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है, मुझे प्रेशर निकालना है, मेरे पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास टेम्परेचर भी गिवन है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। तो मैं ये प्रेशर कैसे निकालूं, ये मेरी मर्जी होगी। क्या मैं प्रेशर को मेजर कर लूं जाके, या फिर मैं प्रेशर को कैलकुलेट कर लूं विद द गिवन ऑफ ऑल दीज डेटा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है ना। तो अगर इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करके, इन सारी कंडीशंस को अप्लाई करके मैं क्या यहां से प्रेशर नहीं निकाल सकती हूं, nRT अपॉन V, क्या यहां से प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है, यस। तो याद रखना, जो चीज मेजर की जा सकती है उसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं, जो चीज कैलकुलेट की जा सकती है उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में, जो चीजें मेजर की जा सकती है उसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, जो चीजें कैलकुलेट की जा सकती है उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे मैंने प्रेशर को कैलकुलेट किया विद दी ऑल गिवन डेटा, है ना, विद दी ऑल गिवन डेटा, दैट मींस प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। प्रेशर यहां पे क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। सो स्टेट फंक्शन क्या है, सो स्टेट फंक्शन आर द कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज अ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। बस इतना ही सा था, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शंस आर द कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखो स्टेट फंक्शन is the
कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है ना? स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? नाउ अब हम यहाँ पे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेजर की जा सकती है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एनर्जीज हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, नेवर बी मेजर्ड ओनली बी कैलकुलेटेड। क्या कह रहे हैं? इसको भी आप नोट बना के लिखोगे, आगे जाके कुछ चेंजेस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। बट ये चीज याद रखना, ये जो एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज हैं, ये कभी भी मेजर्ड नहीं हो सकेंगे, नेवर बी मेजर्ड। इन एनर्जीज को हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी मेजर नहीं कर सकते। कौन कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। सिर्फ इतनी ही एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास आगे जाके आप पढ़ोगे बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास एनर्जी है, सबके सब कैलकुलेटेड नहीं होती हैं, कुछ एनर्जीज मेजरेबल भी होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी कैलकुलेटेड है एंड कौन सी एनर्जी मेजरेबल है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये कैलकुलेटेड एनर्जी है ना? यानी कि सारे के सारे क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं। ये स्टेट फंक्शंस के एग्जाम्पल में आ सकते हैं, है ना? यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी गई है ना? और वो प्यारी लाइन क्या है? ऑल स्टेट वेरिएबल आर स्टेट फंक्शन। सारे के सारे स्टेट वेरिएबल यानी कि सारे के सारी चीजें जो मेजर की जा सकती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात है इसका, है ना? ऑल स्टेट वेरिएबल आर स्टेट फंक्शन। सारे के सारे स्टेट वेरिएबल जो हैं वो स्टेट फंक्शन हो सकते हैं, बट ऑल स्टेट फंक्शंस आर नॉट स्टेट वेरिएबल। लेकिन सारे के सारे स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल नहीं होंगे। क्या कहा यहाँ पे? यस, क्या बात कही गई है यहाँ पे? यहाँ पे ये बात कही गई है कि सारे के सारे स्टेट वेरिएबल यानी कि सारी की सारी जो मेजरेबल चीजें हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी की सारी जो मेजरेबल चीजें हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सारी की सारी कैलकुलेटेड चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेटेड चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इस लाइन को बहुत स्टार 5-6 स्टार बना के लिख लेना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्लियर? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, ये 3 चीजें हमने जान ली है। नाउ अब एक नया टर्म पाथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब एक नए टर्म किसके बारे में बात करेंगे? अब एक नए टर्म पाथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है पाथ फंक्शन? नाम से नहीं पता चल रहा है कुछ? हाँ, नाम से क्या आपको कुछ चीज पता चल पा रही है? हाँ, क्या आपको नाम से कुछ चीज पता चल पा रही है? पाथ फंक्शन। अभी तक हमने ये देखा था कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि काम कैसे हो रहा है ना? बस इनिशियल क्या रीडिंग थी, फाइनल क्या रीडिंग थी, हम इसी में उलझे हुए थे, है ना? इनिशियल क्या रीडिंग है, फाइनल क्या रीडिंग है, हम उसी में उलझे हुए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है। जैसे भी पानी वाली हमने बात की कि पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम कम हो गया। अब किसी को क्या पता कि मैंने वो पानी पी लिया या फिर मैंने वो पानी फेंक दिया, मैंने वो पानी किसी को दे दिया, मैंने वो पानी बचा के रखा है। इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना? इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था, राइट? तो वो क्या था? हमारा स्टेट वेरिएबल था, जिसको सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू से मतलब था, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता था। लेकिन जब हम यहाँ पे पाथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब इसको पाथ से लेना देना तो है भाई, है ना? मतलब इसको पाथ से लेना देना तो है। तो डेफिनेटली पाथ फंक्शन क्या होता है? डिपेंड करता है पाथ पे कि कोई काम कैसे हो रहा है, किस पाथ को फॉलो करके कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, किस पाथ को फॉलो करके कोई काम किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। सो डिपेंड्स ऑन द पाथ विद विच
प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस हुआ है, कौन से प्रोसेस से ये रिएक्शन हुआ है, कौन सी प्रोसेस की वजह से वॉल्यूम कम हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है कि प्रेशर में चेंजेस आए हैं। और यहाँ पे दो पाथ फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, वन इज वर्क एंड सेकेंड वन इज हीट, ठीक है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले। एक हमारा वर्क है और दूसरा हमारा क्या है, हीट है, ठीक है, वन इज वर्क एंड सेकेंड वन इज हीट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। बट उससे पहले हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। तो इज द पाथ अलोंग विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस, कि किस पाथ को फॉलो करके, किस पाथ को फॉलो करके रिएक्शंस होगी, उसको हमने क्या कहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको पाथ के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पे हमको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल कितने, 5 प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो 5 प्रोसेस? सबसे पहला आइसोथर्मल, दूसरा है हमारा एडायबिटिक, तीसरा है हमारा आइसोबैरिक, फोर्थ है हमारा आइसोकोरिक एंड फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस। तो बड़े आगे सबसे पहला आता है आइसोथर्मल। नाम से क्या पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम एंड थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसो का मतलब है सेम एंड थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। इनिशियल जितना टेम्परेचर था उतना हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। टेम्परेचर में यानी कि सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज कैसा है, एकदम बराबर है। जिस स्पीड से हीट आ रही है उस स्पीड से हीट जा भी रही है ना। और सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का टेम्परेचर हमारा कैसा है, सिमिलर है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर इज जीरो, है ना। फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल, जीरो क्यों होगा, उनका चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जहां पे टेम्परेचर कैसा हो, जहां पे टेम्परेचर सिमिलर हो, जहां पे टेम्परेचर सेम हो, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो इनिशियल हमारा वॉल्यूम ये था, ठीक है, एंड धीरे 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 क्या हो गया, कुछ यहाँ पे। तो पहले हमारा यहाँ पे P1 V1 था और अब यहाँ पे P2 V2 हो गया। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। किसका बन जाएगा ये, आइसोथर्मल, कि मतलब हमने कुछ तो चेंज किया जिसकी वजह से एक रिएक्शन यहाँ थी वो यहाँ पे पहुंच गई है, उसके प्रेशर में चेंज आया है, उसके वॉल्यूम में चेंज आया है, बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। उसके प्रेशर में चेंज आया है, उसके वॉल्यूम में चेंज आया है, बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर जो उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, आइसोथर्मल, है ना। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, डेल टी जो है यहाँ पे वो कैसा हो जाएगा, डेल टी इज जीरो। इसका क्या मतलब है कि डेल टी हमारा क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और जब ये जीरो है मतलब फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है, यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। सिस्टम और सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज पॉसिबल है एंड बोथ हैव अ सिमिलर टेम्परेचर, वी कैन से, है ना। सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding heat exchange is possible। सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है। सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज क्या है, पॉसिबल है। तो क्या ये चीज समझ में आई कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के बारे में। सो सेकंड प्रोसेस इज एडायबेटिक प्रोसेस। एडायबेटिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है हमको कि कोई एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, कोई एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे हीट का, प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हीट का चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स डेल क्यू जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। डेल क्यू क्या है अब, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, है ना। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट,
दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू आई। जैसे भी हमने टेम्परेचर में पढ़ा सेम चीज, मतलब सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है, यहां पे हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक, प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सारे ग्राफ को ना एक काम करते हैं एक ही में हम बना देते हैं। सबसे पहले भी हमने किसका ग्राफ देखा था, आइसोथर्मिक का, ये आइसोथर्मल का ग्राफ देखा था हमने, कैसा था, तो P1 V1 एंड P2 V2, तो कुछ ऐसा ही हमारा एडायबेटिक कंडीशन का भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां पे है कुछ ऐसा, रुक जाओ, ये हमारा एडायबेटिक का है। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये हमारा एडायबेटिक का। ठीक है, और ये है हमारा आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारा आइसोबारिक। नेक्स्ट इज आइसोबारिक, जहां पे कोई प्रेशर का चेंज नहीं होगा। आइसोबारिक में क्या है, कोई प्रेशर का चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल पी इज जीरो। सेम यहाँ पे भी वही है, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर सब जीरो है ना। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। प्रेशर जीरो है ना, प्रेशर जीरो है, तो यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हमारा P2 है और ये हमारा P1 हो गया, कोई चेंज नहीं है प्रेशर में। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज आइसोबारिक। क्या हो जाएगा ये हमारा बन जाएगा आइसोबारिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोकोरिक। नेक्स्ट है हमारा आइसोकोरिक। अब देखो कोरिक में क्या हो जाएगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम में यहाँ पे हमारा चेंज नहीं है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। और अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, है ना, ग्राफ में अगर हम प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम हमारा जीरो है, मतलब इसी के पैरेलल बनेगा। तो ये बन जाएगा, ये हमारा है V2 एंड यहाँ पे हमारा V1। ठीक है, या फिर V2 ये ना, इसको V1 कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा V2 है तो ये हमारा V1 कर लो। तो इस तरीके से कोई चेंज नहीं होगा, किसमें, वॉल्यूम में। इसको हम क्या बोलेंगे, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक। समझ में आया। नाउ एक और पॉइंट यहां पे दिया गया था, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब ये क्या है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज देखते हैं ना, तो हमको चेंज नजर नहीं आता। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का चेंज देखते हैं तो हमको एज सच कोई चेंज नजर नहीं आता है। इसका क्या मतलब है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसके पास प्रेशर P1 है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ वो, ये P1 से P2 तक गया। ठीक है, अब वॉल्यूम में इसके चेंज आ रहा है कि V1 से ये V2 तक गया। ठीक है, यहाँ पे एक V1 है, ये V2 है, फिर ये यहाँ से V2 से V3 तक गया, और फिर इसमें P3 से P1 तक, मतलब ऐसे प्रेशर में इसका चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे, जितना प्रेशर जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम ये है, जितना प्रेशर ये है उतना ही प्रेशर ये है, मतलब सब सारी चीजें तो बराबर है। तो घूम फिर के क्या हो जाएंगे, जितना इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम था उतना ही फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है। ठीक है, जितना इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम था उतना ही फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ तक हम आज की क्लास में रखते हैं। बाकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी और वर्क और हीट को हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके,
क्लियर है, क्योंकि फटाफट से मुझे क्लास ये अपलोड करनी पड़ेगी आपके लिए, है ना, टाइम पे, एकदम टाइम पे। चलो ठीक है। सो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे करेंगे खत्म। बाकी नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि लाइव ही आपकी क्लास हो, है ना, एंड इसी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 3 में। दैट इज, अभी मैंने आपको टॉपिक बता दिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि इंटरनल एनर्जीज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, वर्क को डिस्कस करेंगे, हीट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।